मेनली चीज़ें बताई हैं जो मैंने एक एक्चुअली RSO आपको हेल्प मिलेगी नेट गेट के अंदर, इन द सेंस जो RSOs ने मुझे बताया यहाँ एब्जॉर्ब नहीं किया गया एज एन RSO। 10 टाइम्स मोर देन देम व्हाट दे आर अर्निंग। 25,000 का स्टाइपन भी मिलेगा। और जब आप ऐसे क्वेश्चन हैं जो हमेशा हर साल आते ही आते हैं तो वो आप हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सब लोग अपने अपने घर में अच्छे होंगे और एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे। आज की वीडियो मैं जस्ट एग्ज़ाम के ऊपर ही बना रही हूँ क्योंकि आई हैव सीन सो मैनी कमेंट्स जो मुझे डेली बेसिस पे ही बोल रहे थे कि प्लीज़, जैसे कि एक दीक्षा कुमावत है, प्लीज़ अबाउट रेडियोलॉजी BRC एग्ज़ाम एंड इंटरव्यू। टी ब्लू स्काई हाउ टू प्रिपेयर फॉर जेस्ट इन्होंने बोला है, बट रेडियोलॉजी के बहुत ऐसे सप्तर्षि मोंडल ने बोला है, उन्होंने काफ़ी बड़ा कमेंट लिखा है। और एक ये पता नहीं कौन से हैं, मुझे भैया बोल रहे हैं, बट ठीक है। तो आज की वीडियो में मेनली आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट दिस DIPARP एग्ज़ाम। देखो, बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम है। इफ़ यू क्वालिफाई द एग्ज़ाम, डेफिनेटली योर लाइफ इज सिक्योर, यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग एल्स। ओके, मैंने एक PPT बनाई है आप लोगों के लिए जिसमें मैं बेसिक इन्फॉर्मेशन डाली है। BRC DIPARP एग्ज़ाम के लिए मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने मेनली चीज़ें बताई हैं जो मैंने एक एक्चुअली RSO विच इज़ रेडियोलॉजिकल साइंटिफिक ऑफिसर हु वर्क्स हेयर इन BRC, उन्होंने जितना मुझे नॉलेज दिया था उसके बेसिस पे मैंने जो इन्फॉर्मेशन उस वीडियो में दी है वो भी इनफ है। बट ठीक है, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरीके से आपको हेल्प मिलेगी नेट गेट या जेस्ट जो भी एग्ज़ाम्स के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए, इस DIPARP एग्ज़ाम के लिए आप कैसे हेल्पफुल होने वाला है ये। तो लेट्स टॉक अबाउट कि आपको प्रिपेयर कौन कौन से सब्जेक्ट करने हैं इस एग्ज़ाम के लिए। तो देखो, मैंने काफ़ी सारे RSOs से बात की और कुछ ऐसे लोगों से भी बात की जो मेरे पास डेटा है अभी, जिन्होंने ये एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, लेकिन रिटर्न क्वालिफाई किया है, लेकिन उनका इंटरव्यू क्वालिफाई नहीं हुआ है। उन सब लोगों से बातें करके जो मुझे कंक्लूजन मिला है वो ये है कि आप जब इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करेंगे तो ऐसा कुछ भी अलग आपको प्रिपेयर नहीं करना है। जो भी आप नेट जेस्ट गेट इन एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ रहे थे वही ही पढ़ो। और मोस्टली जो मुझे सबने बोला वो ये बोला कि for the exam it is the same as the GATE exam, so all subjects are given equal priority. For the interview they all have mainly focused on quantum mechanics, nuclear physics, statistical mechanics, electromagnetic theory and solid state physics. Okay, अभी आपको पता है मैं सॉलिड स्टेट फिजिक्स डिवीजन में हूँ। आई कैन टेल यू कि यहाँ पर जब आप इंटरव्यू देने आओगे, लेट्स टॉक अबाउट इंटरव्यू लेटर, आगे के क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो अगेन 100 क्वेश्चंस आते हैं। 100 क्वेश्चन आपको 1.5 आवर्स का टाइम मिलता है। जितना मैंने उन लोगों से पूछा उन्होंने बताया कि कितने अटेम्प्ट करने चाहिए कि आपको श्योरिटी मिले एग्ज़ाम हॉल से निकलने के बाद कि आपका सिलेक्शन पक्का है। ऑल हैव आंसर्ड कि 60 से 70 की रेंज में ही आप लोग अटेम्प्ट करो और ट्राई करो कि एक्यूरेसी आपकी 99% हो। मतलब बस 70 अगर आपने अटेम्प्ट किए हैं तो एक ही गलत होने की प्रोबेबिलिटी हो, ज़्यादा गलत ना हो आपने जितने भी क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं। और जब आप DIPARP में एंट्री लेंगे तो आपको पता चलेगा कि 2 साल का ये कोर्स है, एक थ्योरी और 1 साल आपकी फील्ड प्रैक्टिस है। आपको PPT में मैंने एक्सप्लेन किया, वो अभी इस वीडियो में ही आगे आप देखना। ओके, और जो क्वेश्चंस थे वो ये थे जो मैंने पर्टिकुलरली पूछे थे कि जब उन्होंने ये एग्ज़ाम दिया था तो उन्होंने क्या सोच के दिया था। तो सबका आंसर यही था कि जॉब लग जाए। तो जब मैंने उनको पूछा कि आप तो अच्छा, जो RSO से मैंने बात की वो उनके हमेशा हाई मार्क्स आए किस में, जो भी ये थ्योरेटिकल मॉड्यूल था उसमें जब एग्ज़ाम्स कंडक्ट होते थे तो उन सबको हाई स्कोर करना होता था, क्योंकि सिर्फ टॉप 2 आई गेस अभी, पर पहले शायद टॉप 5 को वो जिन्होंने DIPARP का ये एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, इंटरव्यू किया है, थ्योरी अच्छे से किया है और अच्छे से इंटर्नशिप किया है, उसके बाद वो अब्जॉर्ब करते थे एज एन RSO विच इज़ रेडियोलॉजिकल साइंटिफिक ऑफिसर, विच इज़ अ ग्रुप A जॉब हेयर, just like you when you give the OCS exam and you become the
एसओ हेयर। नाउ नेक्स्ट थिंग कि पे आउट कितना मिलता है अगर एक आरएसओ यहाँ पे ज्वाइन करता है। सेम जितना भी एक पे स्केल ग्रुप ए ऑफिसर का है सेम मिलता है। बट एक शॉकिंग चीज़ जो मुझे अंदर से पता चली, अंदर इन द सेंस जो आरएसओज ने मुझे बताया, कि जो उनके फ्रेंड्स थे जिनको यहाँ एब्जॉर्ब नहीं किया गया एज एन आरएसओ, वो आज कहीं प्राइवेट हॉस्पिटल में, कहीं प्राइवेट फर्म्स में काम कर रहे हैं एंड दे आर अर्निंग more than, what do I say, 10 times more than them what they are earning here. So they have said to me कि अगर आप ये कोर्स कर रहे हो और इवन आपका एब्जॉर्प्शन यहाँ अंदर बीआरसी में नहीं भी हो रहा है तो यू डोंट नीड टू वरी, क्योंकि जो लोग बाहर हैं वो 10 टाइम्स ज़्यादा कमा रहे हैं। वेन आई आस्क्ड देम कि इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि जिन लोगों ने डिपारपी का एग्ज़ाम दिया है उन सभी लोगों ने ओसीएस का एग्ज़ाम भी दिया था, तो उन्होंने दोनों इंटरव्यूज एक टाइम पे दिए थे बेसिकली, या फिर किसी ने डिपारपी का दिया है बाद में ओसीएस का दिया है। बट सब लोगों ने एक चीज़ जो बहुत कॉमनली बोली कि अगेन कमिटी सेम होती है, जो भी ओसीएस की है वही डिपारपी की कमिटी है, और जो क्वेश्चंस हैं सेम ओसीएस के पूछे जाते हैं, लेकिन डेप्थ बहुत थोड़ी, लाइक 10% के मार्जिन से बहुत थोड़ी कम होती है। अब आपको यहाँ से नोट डाउन करने हैं कुछ क्वेश्चन जो मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि आई एम इन सॉलिड स्टेट फिजिक्स, आई वर्क विद द न्यूक्लियर रिसर्च फैसिलिटी। देखो, वो लोग न्यूट्रॉन्स पे क्वेश्चन पूछेंगे, एक्सआरडी पे क्वेश्चन पूछेंगे। एक्सआरडी आई एम टेलिंग, जो भी आपका ब्रैग्स लॉ है, जितने भी एक्सआरडी में डिबाई शेरर और लव मेथड, आप सब पढ़ के आओ, सारे ग्राफ पढ़ के आओ, ब्लोच थ्योरम, क्रोनिंग पेनी मॉडल, सब पढ़ के आओ आप। और जब आप न्यूक्लियर, अगेन क्योंकि न्यूक्लियर रिसर्च फैसिलिटी है ये, तो दे एक्सपेक्ट कि आप यहाँ तक आए हो, एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, तो आपको न्यूट्रॉन्स के फंडामेंटल, न्यूट्रॉन्स के बारे में सब कुछ, बेसिकली यू शुड हैव द न्यूट्रॉन आईडी कार्ड। देखो, एक चीज़ आप बहुत ध्यान से पढ़ के आना कि जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है, वो डीके होता है, तो किस इंटरेक्शन के थ्रू हो रहा है और वो कौन सा पार्टिकल रिलीज कर रहा है। दैट ट्रिकी हो रही है, ट्रिकी क्वेश्चन है भी। अगर आप लोग बोलोगे ना, तो मेरे पास मेरी एक प्रेजेंटेशन है जो मैंने अंदर अपने सेक्शनल मीटिंग में दी थी। इट्स टोटली ओपन ऑन द न्यूट्रॉन्स, लाइक व्हाट आर द हॉट न्यूट्रॉन्स, कोल्ड न्यूट्रॉन्स, थर्मल न्यूट्रॉन्स, इन सब की एनर्जीज, इन सब की वेवलेंथ्स, ये कौन से न्यूट्रॉन्स रिएक्टर में यूज़ हो रहे हैं, कौन से स्पेलेशन सोर्स में यूज़ हो रहे हैं। तो मैं अपनी पीपीटी के थ्रू आपको जितने भी मुझसे क्वेश्चन किए गए थे और जितने भी मेरे को लगता है कि इंटरव्यू के लिए मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं, आई कैन गिव इट टू यू ऑल। और वो क्या करते हैं कि आप एक आंसर दो, फिर उसके बाद वो उसकी डेप्थ में आपसे पूछेंगे, ठीक है। तो अगेन फिर भी आप अपनी तरफ से भी हॉट, थर्मल, कोल्ड, न्यूट्रॉन जो भी है सब पढ़ के जाना, ओके। तो जब लोग यहाँ पे आते हैं इंटरव्यू देने के लिए, बहुत लोगों के दिमाग में होता है कि ये जो हम फोटो में ये स्फेयर इस तरीके से गोल गुंबद जैसा देखते हैं, ये है कहाँ, ये दिखेगा क्या, ये दिखेगा क्या। तो मैं बता दूं आप लोगों को, ये नहीं दिखने वाला आपको, क्योंकि ये है बीआरसी के अंदर, और जहाँ पे आप सब लोगों का इंटरव्यू होता है, ये बाकी और पूरा जितना भी कैंपस है उसको बोलते हैं अणुशक्ति नगर। और बीआरसी के अंदर एक्चुअली फोन्स तो कुछ भी अलाउड है ही नहीं, तो आप लोग नहीं देख पाओगे। बट मैं आपको बता दूं कि वो जो गोल गुंबद है और उसके साइड में एक बिल्डिंग है स्क्वायर सी, वो है ध्रुवा। और जो गुंबद जैसा आपको दिखता है वो है साइरस बिल्डिंग, जो साइरस सबसे पहला रिएक्टर था, सबसे पहला नहीं था, सॉरी, सबसे पहला अप्सरा था, फिर साइरस था। साइरस विच इज़ कैनेडियन इंडियन रिसर्च यूटिलिटी सर्विसेज। और अभी हाल फिलहाल में जो हमारा ब्रेड एंड बटर है, जिसके बेसिस पे हम लोग डेली काम कर रहे हैं और अर्न कर रहे हैं, वो है ध्रुवा, वो रिएक्टर। अगेन और एक और चीज़ बता दूँ, फ्लक्स पढ़ के जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है। साइरस का भी पढ़ लेना, अप्सरा का भी पढ़ लेना, ध्रुवा का भी पढ़ लेना, सबके फ्लक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सोच मैंने देखा है यार, बहुत लोग ये सोच के आते हैं कि वो डोम दिखेगा, वो किसी को नहीं दिखेगा। ऑलराइट, सम एस्पिरेंट्स बोलूँ कि आप लोग मुझसे पूछते हो कि प्रिपेयर करने के लिए कितने घंटे पढ़ना है और कितनी कैसे प्रिपेयर करें। तो देखो, सिंपल थिंग, आप जो भी जेस्ट नेट गेट जिसके लिए भी प्रिपेयर करें उसी के लिए प्रिपेयर करते रहो। और मुझे ना ये क्वेश्चन बहुत सिली लगता है कि कितने घंटे पढ़ें और कितना, अरे भाई पढ़ो ना, अगर तुम्हारे पास कुछ और काम करने के लिए नहीं है तो बस पढ़ते रहो भाई और प्रिपेयर करो। अभी कैसे प्रिपेयर करना है वो देखो, आप लोग देखो, कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिस, रिवीजन, विच आई कॉल सीपीआर,
ठीक है। जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो मुझे पता है बहुत सारी उम्मीदें होती हैं खुद से, क्योंकि जब एग्जाम क्वालिफाई होता है तो आपको कितना ये सोच सोच के ही मन में खुशी होती है कि एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा तो सबको ही बहुत अच्छा लगेगा, प्लस यू विल गेट अ जॉब। अब देखो आप प्रिपेयर कैसे करो, आप कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छा बनाओ। अब कॉन्सेप्ट के लिए मैं बोलूँगी कि अगर आपका बेसिक कमज़ोर है तो प्लीज़ रीड क्लास 11th एंड क्लास 12th बुक्स। और उसमें ये मत पूछो कौन सा चैप्टर पढ़ना है, नहीं ये मत पूछो, पूरी फिजिक्स पढ़नी है आपको। क्लास 11th की पूरी फिजिक्स पढ़ो जो कि बहुत आसान है, आई एम टेलिंग यू। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहे होते हैं तो हमें बहुत मुश्किल लगता है। और क्लास 12th की फिजिक्स पढ़ो जो कि बिट इन डेप्थ कंपैरेटिवली क्लास 11th, पर आपको पढ़ना पड़ेगा। और ये मत पूछो कौन सा चैप्टर करना है, क्योंकि पूरी फिजिक्स ही इंटरलिंक्ड है। अभी अब जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आप क्लास 11th क्लास 12th तो दोबारा पढ़ ही लो, एनसीईआरटी से पढ़ लो, वीडियो लेक्चर्स देख लो यूट्यूब पे, देर आर टू मैनी। तो उसमें आप प्लीज़ ये मत सोचना कि ये नहीं पढ़ूंगा तो वो आ जाएगा, क्योंकि बेसिक से ही जब आप हायर लेवल के क्वेश्चंस देखते हो तो स्टेप बाय स्टेप कहाँ पे एपी यूज़ हो रहा है, कहाँ जीपी यूज़ हो रहा है, ये सब यूज़ होता है। अगेन मैं कोई एक्सपर्ट तो हूँ नहीं, बट अगर आपको फिर भी सुनना है तो ये है कि आप लोग, मैं क्या करती थी मैं अपना बताती हूँ। जब मेरे को लगा था कि मैंने थियरी एनफ पढ़ ली है फिर भी ये क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहा है, या दिमाग घबरा रहा है, या कन्फ्यूजन हो रही है, मतलब समझ ही नहीं आ रहा है कि इतना पढ़ने के बाद भी अब भी कुछ क्यों नहीं हो रहा है, तो व्हाट डिड आई डू, मैं लेती थी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। वो क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन सोल्व किया, स्पिन पैरिटी वाले क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो जाते हैं, और ऑर्बिटल मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम निकालने वाले क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो जाते हैं। अब जिस क्वेश्चन में तकलीफ आ रही है, जैसे कि क्वांटम का कोई क्वेश्चन है, क्लासिकल का कोई क्वेश्चन है, प्रॉब्लम आ रही है, वो टॉपिक लिया। अब मैंने जो थ्योरी में उसका वहाँ से पढ़ा था पहले, मैंने वो उठाया, देखा कि कहीं से भी कुछ मैच हो रहा है, जो मैंने थोड़ा बहुत भी पढ़ा था नहीं मैच हो रहा है, तो उस क्वेश्चन का पर्टिकुलरली वीडियो सोल्यूशन देखा, बिकॉज अभी तो बहुत सारे चैनल है जहाँ पे वीडियो सोल्यूशन अवेलेबल हैं। फिर देखा उस वीडियो सोल्यूशन को देख के कि क्या मैंने इसमें से कुछ भी रिकॉल कर पा रही हूँ, मैं इसमें से जो भी मैंने थ्योरी में अब तक पढ़ा था नहीं भी कर पा रही हूँ और कुछ नया भी सीख लिया है, तो जो वो नोट्स बनाए हुए थे, अगेन आपको शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करने हैं, तो वो जो शॉर्ट नोट्स बनाए थे वहाँ पे डेट डाल के पर्टिकुलरली कि आज के डेट पे मैंने ये सीख लिया और अब ये मुझे रिवाइज करना है। और रिवीजन के लिए मैं हमेशा एक रोमन सैनी सर है, उनकी एक फिलोसफी हो या थ्योरी हो उनकी यूज़ करती हूँ, विच इज़ I111। I111 इज़ अ थ्योरी ऑफ रोमन सैनी सर, जिन्होंने, मैं जब पढ़ती थी तो उनकी ये रिवीजन वाली थ्योरी मैं यूज़ करती थी। कैसे मैं बताती हूँ, मैंने पढ़ा, उसके शॉर्ट नोट्स बनाए, तो जो ये I111 है उसमें से आई मतलब इमीडिएटली एक बार रिवाइज कर लो और बैकवर्ड रिवाइज करो। आपने नोट्स बनाए 1 2 3 4 5 6 अप टू सो मैनी पेजेस, आपने नोट्स बनाए और आपने बैकवर्ड इमीडिएटली उनको रिवाइज कर लिया। जब आपके शॉर्ट नोट्स खत्म हो गया आपने राइटअप बंद कर दिया। फिर 1 का मतलब एक दिन बाद आपने रिवाइज किया, सेकेंड 1 का मतलब है कि एक हफ्ते बाद रिवाइज किया, थर्ड 1 का मतलब है कि आपने एक महीने बाद रिवाइज किया, अगेन एक और 1 आप ऐड कर सकते हो कि 6th मंथ आपने बाद आपने फिर रिवाइज किया। नाउ हियर इज अ ट्रिक, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो, एक दिन में एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो प्लीज सोल्व करो, प्लीज। ओके ओके, फिर आपने जब सेकेंड डे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सोल्व किया तो फिर आपने दोबारा से सारे, अब सारे नहीं तो कुछ कॉन्सेप्ट तो होंगे जो कल वाले क्वेश्चन के भी यहाँ पे मिक्स होंगे, कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो हमेशा हर साल आते ही आते हैं, तो वो आपका फिर से रिवाइज हो गया। ऐसे रिवीजन होता भी जाएगा, शायद आपको 6 मंथ वाले 1 की ज़रूरत भी ना पड़े। अब बस अब आप इस वीडियो में आगे पीपीटी को देखिए, जो इन्फॉर्मेशन यहाँ ऐसे मेरे से कुछ छूट गई है तो शायद मैंने वहाँ पे कंप्लीट की हो, फिर भी अगर मैंने कुछ छोड़ दिया तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना। गाइज़ आप लोग डिपारपी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो इस चीज़ को प्लीज़ ध्यान में रखना कि जब ये एग्ज़ाम कंडक्ट होता है तो इनके दिमाग में सिर्फ 30 ही कैंडिडेट्स को लेना है, तो टोटल सीट सिर्फ 30 हैं, तो आपको मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी है। और एक और चीज़ ध्यान में रखना, मैंने जो ब्राउचर लिया है 2021 से 2022 के एकेडमिक ईयर का है, यही लास्ट ब्राउचर वेबसाइट ऑफिशियल बीआरसी की वेबसाइट पर अवेलेबल था, तो सिर्फ आपको ईयर चेंज मिलेगा, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन सेम ही है। बीआरसी में ये कोर्स 1962 से रन करा रहे हैं और अभी 2026 में इट्स गोइंग टू बी 64th बैच, और
आपके पास एमएससी की एक डिग्री होनी चाहिए इस प्रोग्राम को करने के लिए, जिसका मेन सब्जेक्ट आपका फिजिक्स होना चाहिए। और आपको जो डिग्री मिलेगी कंप्लीट करने के बाद वो HBNI होमी भाभा नेशनल इंस्टीट्यूट से मिलेगी, बीआरसी की नहीं मिलेगी। तो अगेन इसमें जो सीट्स हैं वो 30 है, 25 नॉन स्पॉन्सर्ड और 5 स्पॉन्सर्ड। अगेन जब आप इस कोर्स में एनरोल करेंगे तो उसके बाद आप ये सारे सब्जेक्ट्स को मेनली पढ़ेंगे, थियोरी में पढ़ेंगे। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जब आप इंटरव्यू देंगे तो आपको न्यूट्रॉन्स और एक्सरेज इनके बारे में कोशिश करो कि आपको बहुत काफ़ी नॉलेज हो, बेसिक फंडामेंटल्स तो पता ही हो। एंड आई विल रिकमेंड कि आप XRD पूरा पढ़ के आओ, न्यूट्रॉन फंडामेंटल्स पूरा का पूरा, पार्टिकल्स कौन से फंडामेंटल है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कब कन्वर्ट हो रहा है, ये सब आप पढ़ के आओ। और फर्स्ट ईयर में आपका थियोरी मॉड्यूल होगा और सेकेंड ईयर में आपकी प्रैक्टिकल एंड फील्ड ट्रेनिंग होगी, जिसमें आपको बीआरसी मुंबई, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल और रेडिएशन मेडिसिन सेंटर्स में भी काम करने का चांस मिलेगा। और जब आप एक साल थियोरी क्लास करेंगे तो आपको 25,000 का स्टाइपन भी मिलेगा। और जब आप प्रैक्टिकल फील्ड पे होंगे तो आपको जिस भी पर्टिकुलर हॉस्पिटल में आप लोग हैं तो उसी हॉस्पिटल से आपको जो स्टाइपन मिलेगा, जो भी अमाउंट आपको रिसीव होगी, आप वो अवेल करेंगे। बट बीआरसी विल नॉट स्पॉन्सर दैट इंटर्नशिप। ओके, तो देयर इज़ अ फुल कंपैरिजन फॉर नॉन स्पॉन्सर्ड एंड स्पॉन्सर्ड। आपके पास एमएससी की डिग्री होनी चाहिए स्पॉन्सर्ड्स नॉन स्पॉन्सर्ड्स के लिए, और वो आप किसी भी एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी, कोई भी पूरे इंडिया में कोई सी भी यूनिवर्सिटी है, आप कहीं से भी हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। बस आपके पास एमएससी होनी चाहिए फिजिक्स से। और सिलेक्शन प्रोसेस यही है कि आप कॉमन एंट्रेंस टेस्ट दो और इंटरव्यू क्लियर करो। आपको पर मंथ 25,000 रुपीज़ स्टाइपेंड मिलेगा। आपका अकोमोडेशन 634 पर मंथ है। ये 2021 के अकॉर्डिंग लिखा है, हो सकता है आज के ईयर में ये थोड़ा चेंज हो गया हो 100 या 150 की अमाउंट से। और आपको एक बॉन्ड एग्जीक्यूट करना होगा, जिसमें आप 1 ईयर के लिए यहाँ पे थ्योरी पूरा कर रहे हैं। और अगर आप बीच में इसको छोड़ के जाते हैं तो जितना अमाउंट आपको मिला है बीआरसी के थ्रू, जितनी स्पॉन्सर्ड मनी मिली है स्टाइपन के थ्रू, वो आपको रिटर्न करना होगा। तो मस्ट मेक श्योर कि जब आप इस कोर्स में एनरोल हो रहे हो तो आप दिल से एनरोल हो रहे हो और आप बीच में छोड़ के ना जाने वाले हो। और अगर एज लिमिट जो है वो 26 ईयर जनरल के लिए है। और स्पॉन्सर्ड वालों के लिए आपके पास गवर्नमेंट रेडियोथेरेपी डिपार्टमेंट से कहीं से भी आपके पास डिग्री होनी चाहिए और आपके पास 1 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए। और ये सिर्फ इंटरव्यू के थ्रू ही सिलेक्ट होंगे, CET के थ्रू नहीं। तो कोई स्टाइपन नहीं मिलेगा, अकोमोडेशन इनका पर डे बेसिस होगा। और स्पॉन्सरिंग इंस्टीट्यूशन बेयर्स एक्सपेंसेस। एज लिमिट इज 40 ईयर्स, ऑल कैटेगरीज। ओके, सो दिस इज द होल कंपैरिजन फॉर स्पॉन्सर्ड वर्सेस नॉन स्पॉन्सर्ड। आप इसको देख सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कॉमन रिक्वायरमेंट फॉर बोथ कैटेगरीज। आपके पास 60% से तो ज़्यादा ही होने चाहिए। आई विल रिकमेंड कि आप लोगों के पास 80-85 भी होंगे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि सम हाउ दे आर गोइंग टू जज यू ऑन द बेसिस ऑफ योर मार्क्स। और मिनिमम बीएससी में भी आपके 60% से ज़्यादा ही हो फिजिक्स एज अ मेन सब्जेक्ट में। बट आपकी बैचलर्स फिजिकल साइंस से भी है तो भी दे विल एक्सेप्ट यू एज अ कैंडिडेट। एज लिमिट 26 फॉर जनरल, 29 फॉर OBC एंड 31 फॉर SC/ST। सिलेक्शन प्रोसीजर अभी आप देखिए, इसमें डेट्स डिफरेंट है, आप वो चेक कर लेना। ये पुरानी ही PPT बन गई है। अगेन यहाँ पर जो मंथली स्टाइपन है, आई होप आपको इस वीडियो में जितना मैंने बताया आपको कुछ तो हेल्पफुल लगा होगा। अगेन करियर अपॉर्चुनिटीज, करियर आउटकम्स और सर्टिफिकेशन की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होता है, 25 कैंडिडेट्स नॉन स्पॉन्सर्ड और 5 कैंडिडेट स्पॉन्सर्ड। अब क्या करते हैं कि जब आपका 2 साल का जो ये टाइम पीरियड है, जब ये खत्म होता है तो आप उसके बाद जॉब के लिए जाते हैं। और जितना मुझे पता चला है, जितने अंदर RSOs काम कर रहे हैं वो बताते हैं कि टॉप 2 या टॉप 5 को ही ये लोग ऑब्जर्व करते हैं एज एन RSO। एंड RSO इज रेडियोलॉजिकल साइंटिफिक ऑफिसर। बट मेरी जिन सर से बात हुई थी वो बता रहे थे कि अगर आपका इन केस यहाँ पे सिलेक्शन नहीं भी होता है एज एन RSO, तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आपको जितनी भी अमाउंट यहाँ मिलती है किसी एक RSO जो कि ग्रुप A ऑफिसर है, उसका 3 टाइम्स आपको बाहर किसी भी हॉस्पिटल में, बाहर किसी भी प्राइवेट फर्म में आपको मिलेगा। तो आपको इस चीज़ का तो टेंशन लेना ही नहीं है कि मैंने ये कोर्स किया, मेरी जॉब नहीं लगेगी, मैं कहाँ जाऊँ। तो देर आर so many opportunities for you even in India and in outside.
So okay, yes, you can work as a medical physicist as RSO. अगर आप ये वीडियो देख ही रहे हो तो आपको पता है कि अप्लाई कैसे करना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरनी है, फ़ी भरनी है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, टाइम टू टाइम वेबसाइट पे चेक करना है। एंड आई होप आपको ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी। ओके गाइस, आपने पीपीटी देख ली, थैंक यू सो मच, आपने वीडियो को यहाँ तक देखा। थोड़ी भी हेल्प हुई हो तो प्लीज़ मुझे बता देना कि आई हेल्प्ड यू इन समवेयर। थैंक यू सो मच, बाय बाय।